प्यार, बेवफाई, सनम, इन्हीं सब के इर्द गिर्द घूमती है बलिया की कहानी, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को दहला कर रख दिया है। क्या है बलिया केस का खौफनाक सच? कौन है माया देवी, जिनका नाम आज न्यूज़पेपर से लेकर न्यूज चैनल्स तक पर छाया हुआ है? 10 मई 2025 के दिन पुलिस को ऐसा क्या मिला जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया? कौन था वो मासूम जिसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार की गईं? आइए बताते हैं आपको सब कुछ शुरू से। वैसे आपने मुस्कान मेरठ केस के बारे में तो यकीनन सुना ही होगा, जिसने मेरठ की गलियों से निकलकर अलग अलग शहरों, जिलों, राज्यों में तहलका मचा दिया था। नीला ड्रम, पत्नी की बेवफाई और प्रेमी के चक्कर ने हर किसी को हैरान करके रख दिया था। मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को जिस तरह से ड्रम में पैक करके उसकी जान ली, वो वाकई में दिल दहला देने वाला किस्सा था। लेकिन अब हाल ही में बलिया में एक ऐसी घटना घटी है जिसने मेरठ के इस केस को भी फीका कर दिया है, और इसकी शुरुआत 10 मई 2025 को हुई। हर रोज की तरह बलिया भी लोगों की चहलकदमी से गूंज रहा था। लोग रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, लेकिन कुछ समय के बाद ये पूरा एरिया खौफ से गूंजने लगा। दरअसल कुछ लोग यहाँ मौजूद घाघरा नदी के पास से गुजर रहे थे, लेकिन जैसी उनकी नजर एक हाथ पे पड़ी तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। यहाँ पे पड़े हाथ पैर शरीर से अलग थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि जान लेने के संग काफी हैवानियत भी बरती गई है। इस सवाल का जवाब सिर्फ पुलिस ही ढूंढ सकती थी कि किसने ये किया। इसलिए गांव वालों ने जल्दी से पुलिस को फोन किया। शव के बारे में जानकारी मिलते ही पुलिस भी तुरंत ही लोकेशन पर आ जाती है, और जब पुलिस हाथ पैरों को देखती है तो उसके भी पसीने छूट जाते हैं। इन हाथ पैरों को अपने कब्जे में लेकर पुलिस शरीर के बाकी हिस्सों की तलाश शुरू कर देती है, क्योंकि पुलिस को कहीं न कहीं यकीन था कि जरूर शरीर के बाकी हिस्से भी आसपास के एरिया में ही होंगे। 11 मई को पुलिस के हाथ शरीर का दूसरा अंग लगा। धड़ को कुछ दूर कुएं के पास फेंक दिया गया था। पुलिस ने जब धड़ अलग देखा तो वो समझ गई कि ये उसी शख्स का धड़ है जिसके हाथ पैर कल अलग मिले थे। मारने वाले ने इतनी हैवानियत बरती थी कि शव की पहचान करना नामुमकिन हो जाए। पुलिस के पास धड़, हाथ पैर तो थे, लेकिन पहचान करने के लिए अभी सर बाकी था। इसलिए पुलिस ने जांच तेज की और सर को ढूंढने में लग गई। काफी मेहनत करने के बाद पुलिस के हाथ खाली के खाली रहे और सर का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं मिला, जिससे इस ब्लाइंड केस की गुत्थी और ज्यादा उलझती चली गई। पुलिस ने सर ढूंढने के साथ साथ शव के हाथ पैरों और धड़ की फोटोज को भी आसपास के थाने में सर्कुलेट कर दिया, ताकि कोई क्ल्यू हाथ लग सके। पुलिस ने आसपास के कई थानों से मदद मांगी, जिससे जल्द से जल्द केस को सुलझाया जा सके। पुलिस ने बीते वक्त में जितनी भी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी, उन सब की जानकारी भी ली गई। हालांकि शुरुआत में तो पुलिस को कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला और न ही शरीर के अंगों से कोई पहचान हो सकी। लेकिन कुछ ही वक्त में पुलिस को कुछ ऐसी जानकारी मिली कि केस को एक नया मोड़ मिल गया। दरअसल बलिया थाने से पुलिस को बताया गया कि 10 मई को एक महिला ने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है, जिसमें उसने अपने पति के कहीं गुम होने की बात बताई थी। इसी दिन यानी 10 मई को ही पुलिस को हाथ पैर अलग मिले थे, इसलिए पुलिस को दोनों केसेस का आपस में कुछ न कुछ कनेक्शन महसूस होने लगा। पूछताछ करने के अलावा पुलिस के पास बॉडी की पहचान करने के लिए और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए पुलिस ने ऐसी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने वाली महिला की जानकारी निकाली, और ये रिपोर्ट माया देवी नाम की एक महिला ने लिखवाई थी। माया ने पुलिस को बताया था कि उसका पति देवेंद्र कुमार एक फौजी है, जिसकी उम्र करीब 62 साल है। देवेंद्र कुमार बेटी को लेने के लिए बिहार के बक्सर में गए थे, लेकिन वो बक्सर नहीं पहुंचे और न ही घर वापस लौट के आए। ये सारी जानकारी लेने के बाद पुलिस ने माया देवी और बाकी परिजनों को अलग अलग अंग दिखाए और बॉडी की शिनाख्त करने को कहा। हाथ पैर और धड़ देखकर परिवार तो बिलख उठा, क्योंकि ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि माया देवी के पति देवेंद्र कुमार की ही थी, जो कि बहादुरपुर गांव के रहने वाले थे, और पूरे गांव में इनकी अच्छी खासी जान पहचान थी। हर किसी से अच्छे ताल्लुकात बनाकर रखते थे, इसलिए हर कोई देवेंद्र की तारीफ करता था। जब देवेंद्र के परिवार से पूछा गया कि किसी पर आपको शक है, तो परिवार ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन देवेंद्र की बेटी ने कुछ ऐसा कहा कि उसे सुन के पुलिस भी दंग रह गई। बेटी ने अपने ही पिता की मौत के पीछे अपनी माँ का हाथ बताया, और इसी बीच एक और नाम सामने आया, अनिल यादव, जिस पर देवेंद्र की बेटी को शक था। बेटी का अपनी मां पर शक करना केस को एक नई दिशा में ले जा रहा था। पुलिस को भी यकीन था कि कोई क्ल्यू केस को सुलझा सकता है, इसलिए पुलिस ने अब डायरेक्ट माया देवी से बात करने का फैसला किया। माया के साथ साथ अनिल यादव को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने जब इनसे देवेंद्र के बारे में बात करी तो दोनों हड़बड़ा गए और वही पुरानी कहानी बताने लगे, जिसमें देवेंद्र कुमार बेटी को लेने बक्सर गए थे और फिर वापस नहीं आए,
लेकिन पुलिस जानती थी कि जरूर इन दोनों के बयान में झूठ घुला हुआ है और ये शक कॉल डिटेल से भी बढ़ा। दरअसल माया ने बताया था कि उसने देवेंद्र को फोन किया था, लेकिन जब पुलिस ने कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि 10 मई को उस नंबर की लोकेशन माया के घर की ही थी। यानी फोन देवेंद्र के पास नहीं बल्कि माया के पास था। लेकिन माया ने झूठ क्यों बोला? यही सच जानने के लिए पुलिस ने अब और सख्त लहजा इख्तियार करके पूछा और बस फिर क्या था, दोनों ने अपनी जुबान खोल दी और पता चला कि अनिल यादव एक ट्रक ड्राइवर है और इसके काफी समय से 44 साल की माया के साथ अवैध संबंध है। 19 साल छोटे अनिल यादव और माया अक्सर मिलते जुलते थे। शुरुआत में तो किसी को इनके रिश्ते की भनक तक नहीं लगी, लेकिन जब नजदीकियां बढ़ने लगी तो गांव में इनकी चर्चा होने लगी और ये बात देवेंद्र कुमार को भी पता चल गई। देवेंद्र ने माया को समझाने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। माया के लिए अनिल ही सब कुछ था और अब दोनों ये दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए माया और अनिल ने देवेंद्र को ही रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया और ये साजिश मारने से 20 दिन पहले रची गई थी। इन दोनों ने पहले ही तय कर लिया था कि देवेंद्र के अंगों को अलग अलग करना है ताकि इसकी पहचान ना हो सके। इस साजिश में माया और अनिल के अलावा अनिल के 2 दोस्त और शामिल थे, जिनका नाम है सतीश यादव और मिथिलेश, जिन्हें पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली भी लग गई थी। चारों को गिरफ्त में लेने के बाद पूरा मामला खुलकर सामने आया और खुलासा हुआ कि ठीक 4 साल पहले अनिल और माया की मुलाकात हुई थी। शुरुआत में दोनों की सरसरी सी मुलाकात हुई और फिर दोनों ने एक दूसरे का नंबर ले लिया। इसके बाद दोनों के बीच बातों का सिलसिला बढ़ता चला गया और एक दिन अनिल ने माया से मिलने की इच्छा जाहिर की। हालांकि माया को देवेंद्र का काफी डर था, लेकिन जब देवेंद्र घर से बाहर गया तो माया ने चुपचाप से अनिल को घर के अंदर बुला लिया और यहीं से इनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। 44 साल की माया को अनिल का ऐसा चस्का लगा कि वो देवेंद्र के बाहर जाते ही अनिल को बुलाने लगी और अनिल भी बेफिक्र होकर माया के साथ टाइम गुजारने लगा। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि अनिल बिना बुलाए ही घर आ गया और देवेंद्र घर पर बैठा हुआ मिला। गैर मर्द को घर में देखकर देवेंद्र का भी गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन माया ने अनिल को अपना दोस्त कहकर बात टाल दी और देवेंद्र को एक शक्की इंसान बताया। देवेंद्र के सामने अनिल का खुलासा होने के बाद भी अनिल ने माया के घर आना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे आस पड़ोस में भी अनिल और माया की बातें होने लगी, क्योंकि अब दोनों का ये रिश्ता हद से पार हो चुका था। जैसे ही देवेंद्र ड्यूटी पर जाता, माया तुरंत अनिल को घर बुला लेती। पूरा दिन वो माया के साथ रहता और कभी कभी तो रातें भी दोनों एक साथ ही गुजारते थे। इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। पड़ोस वाले भी इनके अवैध संबंध को भांप चुके थे। इसलिए एक दिन एक पड़ोसी ने जब देखा कि अनिल घर में घुस गया है तो उसने तुरंत ही देवेंद्र को फोन लगा दिया और पूरी बात बताई। अनिल का नाम सुनते ही देवेंद्र जल्दी से घर पहुंच गया और फिर से दोनों पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। अब तो देवेंद्र ने माया पर हाथ भी उठा दिया और अनिल से दूरी बनाने के लिए कहा, जो कि माया नहीं कर सकती थी। इसलिए माया ने अनिल को फोन करके सारी बात बता दी। अनिल ने माया को भरोसा दिलाया कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, बस तुम देवेंद्र को तलाक देकर ये रिश्ता खत्म कर दो। लेकिन माया ने अपने बच्चों की वजह से डिवोर्स नहीं लिया और शांति से देवेंद्र के जुल्म सहती रही और हर एक चोट की जानकारी अनिल तक पहुंचाती रही, जिससे अनिल का झुकाव माया की तरफ और हो गया। आलम यह हो गया था कि अब देवेंद्र माया के साथ काफी सख्ती से पेश आता था, उसके साथ खूब मारपीट करता था। इसलिए फिर माया ने अनिल से कोई एक्शन लेने को कहा और इस बार अनिल ने फैसला कर लिया कि वो देवेंद्र को रास्ते से हटाकर माया के साथ सुकून की जिंदगी बिताएगा और साथ ही माया के चारों बच्चों को भी बाप का प्यार देगा। इस साजिश को अंजाम देने के लिए 9 मई 2025 का दिन चुना गया। प्लान के मुताबिक माया ने देवेंद्र को फोन करके कहा कि तुम्हें बेटी को लेने बक्सर जाना है और तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगी। माया की बातों में फंसकर देवेंद्र भी इसकी बात मान गया। बक्सर जाने से पहले माया ने चाय पीने के लिए कहा, 1 कप देवेंद्र को दी और 1 कप खुद भी पी। देवेंद्र की चाय में माया ने नशीली चीजें मिला दी थी, जिससे देवेंद्र बेहोशी की हालत में जाने लगा। हालांकि माया ने जितनी नशीली दवा मिलाई उसका असर बहुत ही कम हुआ था। ये देखकर माया ने अनिल, मिथिलेश और सतीश तीनों को फोन करके घर पर बुला लिया। सबने मिलकर देवेंद्र का गला दबा दिया। देवेंद्र को बेहोशी की हालत में देखकर इन्होंने जल्दी से इसके शरीर को एक बोरे में भरा और इसे दियारा गांव में लेकर आए। यहाँ पहुंचने के बाद अनिल और बाकी लोगों ने देवेंद्र के साथ जुल्म की सारी हदें पार कर दी। अनिल ने देवेंद्र को मारने के लिए एक धारदार हथियार निकाला और बेहोशी की हालत में ही उस पर हमले कर दिए और एक एक कर उसके सब अंग अलग कर दिए। इस पूरी हैवानियत में अनिल के साथ मिथिलेश ने भी दिया और शरीर को अलग अलग अंगों में बांट दिया। ये सब मिलके और हैवानियत दिखाना चाहते थे, पर समय कम होने की वजह से ये वहीं रुक गए।
देवेंद्र को रास्ते से हटाने के बाद अनिल ने इसके हाथ पैर खरीद गांव के एक बगीचे में फेंक दिए, जबकि धड़ यहाँ से 38 किलोमीटर दूर कुएं के पास डाल दिया, जबकि सर को घाघरा नदी में फेंक दिया गया। पूरा शरीर ठिकाने लगाने के बाद माया अपनी बेटी को लेने के लिए बक्सर चली गई और ये घटना 9 मई को हुई थी। देवेंद्र एक हंसमुख और खुश मिजाज इंसान थे, इसलिए जब वो दिखाई नहीं दिए तो पड़ोसियों ने देवेंद्र को फोन वगैरह किया, लेकिन फोन भी स्विच ऑफ था। ये देखकर पड़ोसियों को काफी अजीब लगा, लेकिन शक करने वाली कोई भी बात नहीं थी, इसलिए सब चुप हो गए। रात में देवेंद्र की बेटी की भी आवाज आई और जब उसने घर में पिता को नहीं देखा तो उसकी माँ ने बात घुमा दी और कोई सटीक जानकारी नहीं दी। माया ने सुप्रिया से कहा कि तुम्हारे पिता बाहर किसी काम से गए हैं, सुबह होने तक वो वापस आ जाएंगे। बेटी भी माँ की बात मान गई और सुबह होने तक का इंतजार करने लगी, लेकिन सुबह तक जब उसके पिता वापस नहीं लौटे तो बेटी को फिक्र होने लगी। माया ने भी देवेंद्र की फिक्र जताना शुरू कर दिया और बेटी को लेकर 10 मई को पुलिस स्टेशन पहुंच गई। माया ने पुलिस को बताया कि देवेंद्र मानसिक रूप से ठीक नहीं है, इसलिए शायद वो कहीं गुम हो गए और अब तक घर नहीं पहुंचे हैं। सुप्रिया अपनी माँ की बातों से सेटिस्फाइड नहीं थी, इसे कहीं न कहीं लग रहा था कि पिता को उसकी माँ ने ही रास्ते से हटाया है, क्योंकि आज से पहले ना तो देवेंद्र इस तरह गायब हुए थे और ना ही कभी फोन उनसे दूर हुआ था। इसलिए माया के 4 बच्चों में से 2 बड़ी बेटियों का शक अपनी ही माँ पर जाने लगा। इसलिए 12 मई को दोनों बहनों ने पुलिस स्टेशन की तरफ रुख किया। सुप्रिया ने पुलिस से कहा कि आज तक पिता कहीं नहीं गए हैं, वो मुझे बक्सर लेने जरूर आते, लेकिन वो आए नहीं और इसकी वजह मेरी माँ माया है, जिन्होंने शायद अपने प्रेमी अनिल के साथ मिलकर हमारे पिता को ठिकाने लगा दिया। दोनों बेटियों का बयान सुनने के बाद पुलिस का भी माथा ठनक गया और पुलिस ने माया और अनिल को गिरफ्तार कर लिया और कुछ समय बाद सतीश और मिथिलेश भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। पुलिस ने जब सख्ती बरती तो माया ने सारा सच उगल दिया और अनिल को फंसाने के मंसूबे बनाने लगी। माया ने पुलिस के डर के साए में कहा कि देवेंद्र को अनिल और उसके दोनों साथियों ने मौत के घाट उतारा है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने अनिल और बाकी आरोपियों से पूछताछ की तो माया का बयान झूठा साबित हुआ और इसके बाद चारों को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने साजिश में इस्तेमाल होने वाले हथियार और बाकी सब कुछ भी ढूंढ निकाला और अब चारों पर देवेंद्र की मौत का मुकदमा चल रहा है। जिस तरह से माया ने अपने ही पति की बेरहमी से जान ले ली, उसने सभी को हैरान कर दिया। इस एक घटना ने न सिर्फ रिश्तों को तार तार किया बल्कि पत्नी पर से भरोसा भी उठा दिया। जिस तरह मुस्कान मेरठ केस ने पूरे मेरठ को दहला रखा था, ठीक उसी तरह माया केस ने भी पूरे उत्तर प्रदेश को चौंका दिया है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सच में पति पत्नी का रिश्ता भरोसे करने लायक है भी या नहीं। इस पूरे केस को जानने के बाद आपकी राय क्या है? इन सबको क्या सजा दी जानी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली केस फाइल्स आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।